हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कल हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत अरावली पर्वतीय प्रदेश को समझा और जहाँ तक मेरी दृष्टि के अनुसार अरावली जो प्रदेश था, अरावली पर्वतीय प्रदेश की जो सीरीज़ थी वह सीरीज पूरी हुई, परंतु उसमें से यदि कुछ हमारी जो चोटियाँ हैं और भी निकलती हैं उनको मैं और सरल से सरल कराने की कोशिश करूँगा। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह हमारा पड़ेगा राजस्थान के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत उसका तीसरा पार्ट आता है, पूर्वी मैदानी भाग। ये पूर्वी मैदानी भाग हम जो पढ़ते हैं ये बहुत इंटरेस्ट टॉपिक है हमारा राजस्थान का भौतिक स्वरूप, परंतु इसे जो स्टार्ट कराता है सबसे पहले इसको बाद में कराते हैं टीचर्स। हम सबसे पहले आपको सरल करने की कोशिश करी और राजस्थान का भौतिक स्वरूप हमने अच्छी प्रकार से आपके लिए समझाया। जहाँ जहाँ तक मेरी ये वीडियो लाइव पहुँच रही है और अधिक से अधिक सभी मेरे प्रिय विद्यार्थी इस लाइव को, इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ना करना भूलें। इस चैनल का नाम है सुखवीर सर भरतपुर। अब हम इसी से आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पूर्वी मैदानी भाग की। पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग। इस पूर्वी मैदानी भाग के अंतर्गत हम देखेंगे कि इसका कितना प्रतिशत क्षेत्रफल, जो पूर्वी मैदानी भाग है ये कितने प्रतिशत क्षेत्रफल फैला हुआ है, इसमें कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, इसके अंतर्गत किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, इस किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इस प्रदेश के अंतर्गत कितने सेमी वर्षा होती है, इन चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करें तो इसका हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि इसके अंतर्गत पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं। हम ज़िले के बारे में पढ़ेंगे, ज़िलों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे कि किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उसके बाद पढ़ेंगे कि यहाँ पर कितने सेमी वर्षा होती है, इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, इसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार की जलवायु है, किस प्रकार की वर्षा है, और यहाँ पर सबसे पहले हम अध्ययन करें कि कितने प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है और कितने प्रतिशत पर ये पूर्व मैदानी क्षेत्र पर भाग में फैला हुआ है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जहाँ जहाँ तक मेरी दृष्टि के अनुसार मैंने अरावली पर्वतीय प्रदेशों के अंतर्गत ही मैंने बताई थी कितनी प्रतिशत कैसी जलवायु पाई जाती है, कितनी वर्षा होती है, कैसी मृदा पाई जाती है, कितने प्रतिशत जनसंख्या और कितना प्रतिशत उसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। यदि हम सबसे पहले बात जानें कि इसके अंतर्गत जो ज़िले हैं, कि इसके अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं हमारा जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, इस पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कुछ भाग हमारा दक्षिण का भाग आता है जिसमें आता है प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसी के साथ देखें हमारा एक ज़िला और आता है टोंक। ये हमारे जो ज़िले आते हैं ये सब पूर्वी मैदानी भाग में आते हैं। ये जो ज़िले हैं कि अलवर हुआ, ये एक बात कह दूँ मैं, हमारा पूरा भरतपुर संभाग हमारे पूर्वी मैदानी भाग के अंतर्गत आता है। कुछ हमारे जो एक हाड़ौती का क्षेत्र है
टोंक। टोंक भी हमें पूर्वी मैदानी भाग के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। इसके बाद हम देखें दक्षिण के भी हमारे कुछ ज़िले आते हैं, जिसमें आता है प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है और बांसवाड़ा है। इसके बाद देखें जलवायु, कि पूर्वी मैदानी की जो जलवायु है वह जलवायु कैसी है। तो पूर्वी मैदानी के अंतर्गत जो जलवायु पाई जाती है वह जलवायु आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है, आर्द्र जलवायु। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं मृदा, कि यहाँ पर मृदा कैसी पाई जाती है। यहाँ की जो मृदा है वह मृदा दोमट व जलोढ़। यहाँ पर पूर्वी मैदानी भाग के अंतर्गत दोमट और जलोढ़ प्रकार की हमें मृदा देखने के लिए मिलती है। यदि मैं वर्षा की बात करूँ कि यहाँ पर जो वर्षा है वह वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर हमारे यहाँ पर पूर्वी मैदानी भागों में वर्षा होती है। जो हमारी जो वर्षा होती है वो 50 से 80 सेंटीमीटर हमारी यहाँ पर वर्षा होती है। यदि मैं यहाँ पर जनसंख्या की बात करूँ कि हमारे पूर्वी मैदानी भाग के अंतर्गत कुल राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, कुल राज्य की पूर्वी मैदानी भाग के अंतर्गत 39% जनसंख्या निवास करती है। यदि कुल राज्य की जो जनसंख्या है, कुल राज्य की जनसंख्या का पूर्वी मैदानी भाग के अंतर्गत वो हमारी जो जनसंख्या निवास करती है वो 39% निवास करती है। राज्य की कुल जनसंख्या का 39% पूर्वी मैदानी भाग में पाई जाती है। यदि मैं बात कह दूँ कि हमारे समथिंग 39% जो जनसंख्या है वह हमारे पूर्वी मैदानी भाग में निवास करती है। कुल राज्य की जो जनसंख्या है उस कुल राज्य में से और 39% जो जनसंख्या है वो हमारे पूर्वी मैदानी भाग में शामिल होती है। उसके बाद हम क्षेत्रफल देखें कि हमारा जो क्षेत्रफल है, यदि हम क्षेत्रफल की बात करें कि क्षेत्रफल की हम बात करें कि कुल राज्य का क्षेत्रफल में से पूर्वी मैदानी भाग के अंतर्गत पूर्वी मैदानी भाग का क्षेत्रफल 23% भाग पर फैला हुआ है। यदि हमने क्षेत्रफल की बात की तो कुल राज्य का जो क्षेत्रफल आता है उस क्षेत्रफल में से कुल राज्य के क्षेत्रफल में से हमारा पता है राजस्थान का राज्यफल कितना है, वो कुल राज्य का जो क्षेत्रफल है वह कितना है 3,42,239 है। इस 3,42,239 में से जो पूर्वी मैदानी भाग के अंतर्गत क्षेत्रफल आता है वह क्षेत्रफल आता है 23%। इस 23% भाग हमारा पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत फैला हुआ है। यदि मैं इसके बाद देखूं, इसके अंतर्गत देखते हैं हम कि जो हमारे अरावली पर्वत माला के पूर्व की तरफ पूर्वी मैदानी भाग आता है। इसमें हम देखें कि पूर्वी मैदानी भाग के अंतर्गत अभी मैंने कुछ पहले समय चर्चा की कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, ये हमारे जो ज़िले हैं ये ज़िले हमारे पूर्वी भागी मैदानी के अंतर्गत आते हैं। इसमें से यदि हम कुछ भाग देखें कि दो दक्षिणी भाग हैं, वो दक्षिणी भाग हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा
प्रतापगढ़ ये भाग शामिल होते हैं। हमारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र होता है वह क्षेत्र छप्पन के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हमने पढ़े जिले अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा टोंक पूर्वी मैदानी भाग में सम्मिलित किए जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि जलवायु, कि यहाँ की जो जलवायु हमें देखने के लिए मिलती है वह आर्द्र प्रकार की जलवायु देखने के लिए मिलती है। उसके बाद हमने पढ़ा मृदा, कि यहाँ की जो मृदा होती है वह मृदा दोमट व जलोढ़ पाई जाती है। हमने पढ़ी वर्षा, कि यहाँ पर जो पूर्वी मैदानी भाग के अंतर्गत 50 से 80 सेंटीमीटर क्या होती है, वर्षा होती है। यदि उसके बाद हमने पढ़ा जनसंख्या, तो यहाँ पर हमने देखी कुल राज्य की जो जनसंख्या है उस कुल राज्य की जनसंख्या में से पूर्वी मैदानी भाग के अंतर्गत कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, 39% जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि राज्य की कुल जनसंख्या का 39% भाग पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्षेत्रफल बड़ा पढ़ हमने कुल राज्य का क्षेत्रफल में से पूर्वी मैदानी भाग का क्षेत्रफल 23% भाग पर फैला हुआ है। यदि मैं बात कर दूँ अरावली पर्वतमाला के पूरब की तरफ पूर्वी मैदानी भाग आता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक और दक्षिण के कुछ जिले आते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। एक हमें हाड़ौती क्षेत्र देखने के लिए मिलता है जो कि टोंक। कोई विद्यार्थी यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। हेलो गाइस, सभी के लिए सरल से सरल कराने की कोशिश की जा रही है। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में लिख करके मेरे पास भेज सकते हैं। मैं आपको अधिक से अधिक सरल बताने की कोशिश करूँगा। यदि कोई भी किसी प्रकार की त्रुटि होती है उस त्रुटि को आप बताते हैं तो ये मत समझना कि मेरी कमजोरी, आप मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं। मुझे इस बात पर गर्व होगा, मुझे ऐसा महसूस नहीं होगा कि मैं आपके लिए गलत मिस्टेक्स जैसी बातें दे रहा हूँ। मुझे सिर्फ अपनी जितनी भी होंगी मुझे थोड़ा सा गर्व होगा कि हाँ मेरी कोई गलत मिस्टेक्स नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद आता है हमारा कुछ क्षेत्र पढ़ते हैं हम। और क्षेत्र क्या पढ़ते हैं, जैसे चंबल का बेसिन, इसके बाद आता है माही का बेसिन और बनास का बेसिन। यदि हम पढ़ें सबसे पहले चंबल का बेसिन, कि चंबल का बेसिन है क्या चीज़ है। एक सिर्फ हमें चंबल नदी के बारे में पढ़ना है, वही चंबल का बेसिन है, कोई अलग से नया टॉपिक नहीं है। हमें चाहे हमारी चंबल परियोजना हो, चाहे हमारा चंबल बेसिन क्षेत्र हो, चाहे हमारी चंबल नदी हो, हर तो चंबल के बारे में पूरी कहानी है। कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे, यदि हम इसमें और एक चीज़ देखते हैं कि पूर्व की तरफ से आने वाली, मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियाँ अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। पश्चिम से पूर्व की तरफ चलने वाली सभी नदियाँ अपना जल बहाकर बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। यदि पश्चिम से पूर्व की तरफ चलने वाली जो नदियां हैं वो अपना जल किसकी तरफ ले जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में। और फिर कारण क्या है, कारण ये है कि पूर्वी मैदानी भाग का ढाल पूर्व की तरफ है।
पूरब की तरफ है। देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जब पश्चिम से पूरब की तरफ चलने वाली जो नदियां हैं, जितनी भी नदियां हैं, वो अपना जल कहाँ से, कौन सी दिशा से कहाँ तक लेके जा रही हैं, कहाँ से चल रही हैं? पश्चिम से चल रही हैं पूरब की तरफ, और अपना जो जल है ये बहा करके बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि पूर्वी मैदानी भाग का ढाल जो है वह पूरब की तरफ है, तो इस कारण से ये जो जल नदियाँ हैं, ये नदियाँ अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। इसमें से हम देखें, माही नदी अपना जल खम्बात की खाड़ी में ले जाती है, क्योंकि माही नदी का ढाल पश्चिम की तरफ है। माही जो नदी है, वह माही नदी का जो ढाल है वह पश्चिम की तरफ है, तो पश्चिम की तरफ ही वह अपने जल को मतलब खम्बात की खाड़ी में ले जाती है। इसके बाद यदि हम पढ़ें कि सबसे पहले हमने पढ़ा चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी के बारे में पढ़ा हमने, पश्चिम से पूरब की तरफ चलने वाली जितनी भी नदियां हैं, वो नदियां अपना जल बहाकर के बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। एक जो माही नदी है, वह माही नदी अपना जल जो है, उसका जो ढाल है वह पश्चिम की तरफ है, तो वह अपना जो जल है वह बहाकर के और कहाँ पर ले जाती है? वह ले जाती है खम्बात की खाड़ी में। अब हम पढ़ते हैं चंबल नदी की विशेषता, चंबल नदी के उपनाम, चंबल नदी का उद्गम, चंबल नदी कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, और चंबल नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, चंबल नदी में से राजस्थान की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगिता परीक्षा होती हैं, चाहे हमारी परीक्षा एसआई की हो, चाहे परीक्षा हमारी पटवार की हो, चाहे परीक्षा हमारी राजस्थान पुलिस की हो, चाहे परीक्षा हमारी रीट की हो, मतलब हमें क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं। और मेरा एक ही प्रयास है बार बार कि मैं आप तक पहुँचाने के लिए सरल से सरल पहुँचाने के लिए मैं तत्पर रहूँगा। जब आप कहेंगे मैं वैसी वीडियो डालने के लिए तैयार हूँ। चंबल नदी, यदि हम कोई भी नदी पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने के लिए मिलती हैं? सबसे पहले हमें पढ़ती हैं उपनाम। कोई सी नदी हो, हम उसके उपनाम पढ़ेंगे। उसके बाद उद्गम पढ़ेंगे कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं उनकी सहायक नदियाँ, कि उस नदी की क्या क्या सहायक नदियाँ होती हैं। इसके बाद पढ़ते हैं कि इस पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं। यदि हम देखें, सबसे पहले 4-5 चीज़ें आती हैं। उसके बाद देखते हैं एक होता है समाप्ति स्थल, कि इस नदी का जो समाप्ति स्थल है, समाप्त हो रही है, वो कहाँ पर हो रही है। तो सबसे पहले हम उपनाम पढ़ते हैं। चंबल नदी को किन किन नामों से जाना जाता है? तो चंबल नदी को चर्मणवती, राजस्थान की कामधेनु, मालव गंगा, नित्यवाही, बारामासी आदि नामों से जानी जाती है। मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर आप इंडिया जीके कराइए। बिल्कुल चिंतित ना हो, मैं इंडिया जीके 100 में से 100% कराऊंगा, सरल से सरल कराऊंगा। आप जिस टॉपिक की कहेंगे मैं उस टॉपिक को पहले कराऊंगा। चिंता ना करें, मैं जल्दी से जल्दी इंडिया जीके के लाने का प्रयास करूंगा। उसके बाद पढ़ते हैं उद्गम।
कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो चंबल नदी का जो उद्गम होता है हमारा एमपी मध्य प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश इसके अंतर्गत एक जिला आता है महू जिला। इस महू जिले के अंतर्गत हमारी कुछ विंध्याचल पर्वत की अंतर्गत कुछ जनाब पाव की पहाड़ियाँ हैं। मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक जिला पड़ता है महू जिला। इस महू जिले के अंतर्गत कुछ पर्वत श्रृंखला है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। इस विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत पहाड़ी आती हैं जनाब पाव की पहाड़ियाँ। इन जनाब पाव की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। यदि हम देखें राजस्थान का मानचित्र बनाते हुए इस प्रकार से, ये राजस्थान का है थोड़ा सा मैप। यदि हम बात करें यहाँ पर हमारा प्रतापगढ़ क्षेत्र पड़ता है, प्रतापगढ़ प्लस यहाँ पर पड़ता है हमारा चित्तौड़गढ़। इसके बाद हमारे सबसे पहले हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की। यदि हम देखें इसके उद्गम की कि ये निकलती कहाँ से है, जनाब आपकी पहाड़ियों से आएगी और राजस्थान का एक ज़िला आता है चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़ के अंतर्गत एक तहसील आती है चौरासीगढ़ तहसील। राजस्थान के सर्वप्रथम चौरासीगढ़ जिले में प्रवेश करती हुई चित्तौड़गढ़ से कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इन 6 जिलों में यह प्रवेश करती है। जो हमारी नदी है, ये नदी कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर ज़िले में प्रवेश करेगी। इसके बाद ये उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है इटावा ज़िला, फतेहाबाद के पास, या मैं कह दूँ मुरादागंज के पास एक इटावा ज़िला पड़ता है। उस इटावा ज़िले में एक नदी बहती है यमुना नदी। उस यमुना नदी में जाकर के ये अपना जल उड़ेल लेती है या यमुना नदी में यह मिल जाती है। और यह जो चंबल नदी है, यह चंबल नदी यमुना की एक मुख्य सहायक नदी भी है। हम बात करते हैं आगे कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, किन किन जिलों में होता है, किसकी संयुक्त परियोजना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उद्गम। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू जिले की विंध्याचल पर्वत के अंतर्गत जनाब पाव की पहाड़ियाँ से इस नदी का उद्गम होता है। हमारी चंबल नदी का जो उद्गम होता है वो जनाब पाव की पहाड़ियों से होता है। जो चंबल नदी निकल रही है, यह चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू जिले की विंध्याचल पर्वत के अंतर्गत पहाड़ियाँ हैं जनाब पाव की पहाड़ियाँ। सीधा ही क्वेश्चन आता है कि चंबल नदी का उद्गम किन पहाड़ियों से होता है, तो जनाब पाव की पहाड़ियों से ही हमारी चंबल नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। इसके बाद यदि हम देखें कि ये जो नदी है चंबल नदी, जो ये नदी है, यह नदी चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। यदि ये जो नदी निकल रही है, यह राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है।
सबसे पहले हम बात करें चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बूंदी के बाद जाता है धौलपुर, नहीं पहले आएगा करौली, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, और करौली के बाद जाती है धौलपुर। ये इन 6 जिलों में हमारी ये नदी प्रवाहित होती हुई और एमपी यूपी में इटावा के पास, इटावा जिले की यमुना नदी में मिल जाती है। जो चंबल नदी है यह राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। यूपी में जिला आता है इटावा जिले, इटावा जिले की यमुना नदी में यह नदी क्या हो जाती है, मिल जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो ये नदी है, ये नदी चंबल नदी राजस्थान, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। जो चंबल नदी है वह राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की एक क्या मानी गई है, संयुक्त परियोजना मानी गई है। इसके बाद मैं देखूं कि चंबल नदी की कुल लंबाई, यदि चंबल नदी पूछी जाती है कि चंबल नदी की कुल कितनी लंबाई है, 1051 किलोमीटर हमारी चंबल नदी की लंबाई आती है। यदि बात आती है कि राजस्थान में चंबल नदी की कुल लंबाई, यदि बात आती है कि राजस्थान में चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 322 किलोमीटर। हमारे राजस्थान में यह नदी 322 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। सबसे पहले हमने जाना कि चंबल के बारे में, इसका चरमवती भी कहते हैं, राजस्थानी कामधेनु भी कहते हैं, मालव गंगा भी कहते हैं, नित्यवाहिनी नदी कहते हैं, बारहमासी भी नदी कहते हैं, आदि नामों से इस नदी को जाना जाता है। इसके बाद हमने उद्गम स्थान पढ़ा। उद्गम स्थान के अंतर्गत चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू जिले के विंध्याचल पर्वत की अंतर्गत जनापाप की पहाड़ियों से आता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पुलिस के अंतर्गत पूछा गया था सीधा कि चंबल नदी का उद्गम किन पहाड़ियों से होता है। इसमें दिया था, कई पहाड़ी दी थी, तो इसका उद्गम जो होता है वो जनापाप की पहाड़ियों से होता है। चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों में प्रवाहित होती हैं? हमारी राजस्थान के अंतर्गत 3 नदियां ऐसी हैं कि जो 6 जिलों में प्रवाहित होती हैं। एक नदी आती है चंबल, एक नदी आती है लूनी, एक नदी आती है बनास। हमने लूनी नदी को पढ़ा, हमने चंबल नदी पर पढ़ी रहे हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो बनास नदी पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत भी हम 6 जिले पढ़ेंगे। तो 3 नदियाँ हमारी जो 3 नदियाँ हैं, ये 3 नदियाँ हमारे 6 जिलों में प्रवाहित होती हैं। इसके बाद हमने पढ़ा राजस्थान के जो 6 जिले हैं, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और यूपी के इटावा जिले की यमुना नदी में मिल जाती है। देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, बहुत गहराई का क्वेश्चन है। रीजनिंग के दृष्टिकोण से देखना, इसको रीजनिंग के दृष्टिकोण से ही हल होगा। प्रश्न आता है, निम्न में से असंगत है, निम्न में से असंगत है जैसे चंबल बे बनास सी माही डी लूनी। रीजनिंग के दृष्टिकोण के अनुसार कि निम्न से असंगत है, इसका मुझे आंसर कमेंट में लिख करके दें, उसके बाद ही बताऊंगा। जल्दी से जल्दी
कि निम्न में से असंगत कौन सी है, कि चंबल है, बनास है, माई है और लोनी है। आपके लिए मैं सब कुछ बता चुका हूँ। इसके बाद हम पढ़ते हैं चंबल नदी की कुल लंबाई 322 किलोमीटर। यदि हम देखें मध्य प्रदेश व सवाई माधोपुर तक चंबल की लंबाई 252 किलोमीटर है। यहीं पर हम देखें उत्तर प्रदेश में चंबल की लंबाई 157 किलोमीटर है। हमारे उत्तर प्रदेश में हम राजस्थान की पढ़ लेते हैं कि राजस्थान में कितनी लंबाई है, कुल लंबाई कितनी है, मध्य प्रदेश से कितनी है, सवाई मध्य प्रदेश से लेकर के सवाई माधो, परंतु हम उत्तर प्रदेश की नहीं पढ़ पाते। कभी कभी सीधा ही क्वेश्चन रख देता है कि जो चंबल नदी है, राजस्थान की जो चंबल नदी है वो उत्तर प्रदेश में कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है, तो उत्तर प्रदेश में हमारी 157 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, इसमें नेक्स्ट कि मध्य प्रदेश सवाई माधोपुर तक चंबल की कुल लंबाई 252, उत्तर प्रदेश में चंबल की लंबाई जो आती है वो 157 आती है। चंबल नदी सर्वाधिक अवनालका अपरदन का निर्माण करती है। जो चंबल नदी है, ये चंबल नदी सर्वाधिक जो अवनालका अपरदन है उन अवनालका अपरदनों का निर्माण करती है। ये अवनालका जो अपरदन है, इन अवनालका अपरदनों का जो निर्माण करती है वो राजस्थान के कौन से जिलों में करती है? अवनालका अपरदनों का अवनालका अपरदन का सर्वाधिक निर्माण धौलपुर व सवाई माधोपुर में करती है। यदि हमारी जो अवनालका अपरदन है, उन अवनालका अपरदनों का जो सर्वाधिक निर्माण करती है वो धौलपुर और सवाई माधोपुर में। चंबल नदी सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्रों का निर्माण करती है। हेलो गाइस, मुझे ऐसा अनुभव है कि आपको अच्छी वीडियो लगी होगी। इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन करना भूलें। थैंक्स प्रिय स्टूडेंट। धन्यवाद।